दर्शकों नमस्कार। पंचायत के आज के अंक में हमारे साथ उपस्थित हैं पीके माला जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपने अपना पूरा जीवन जो अब तक जिया है वो समाज के लिए जी रहे हैं और पूरी तरह से समाज के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपका स्वागत है हमारे पंचायत कार्यक्रम में माला जी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे स्टूडियो में आए और पंचायत के माध्यम से हमारे दर्शकों से रूबरू होंगे और जानेंगे हम आपके जीवन के कुछ व्यक्तिगत पहलुओं को भी जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि आपका रूप जो देखा है अलग से वो तो अलग ही है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। किस तरह से आप अपने परिवार को चला रहे हैं, घर को चला रहे हैं। शुरुआत कैसे की आपने अपने सामाजिक कार्य की? देखिए, एक तो जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं को परिवार, समाज और घर के माध्यम से पूरी होती है। बचपन से मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मैं देश और समाज सेवा का काम करूं, जो मानवता की सेवा है। सबसे बड़ी सेवा यदि कुछ है तो मानवता की सेवा। उसी मानवता की सेवा करने का जो जज्बा है, जो मन में इरादा है, वो मैंने बचपन से ठान लिया था। काफी कम उम्र में मैंने इन भावनाओं को अपने मन में पाल के रखा था। हमारे बीच के इष्ट मित्र वगैरह उस सर्विस की जब बात करते थे, कोई तकनीकी क्षेत्र में, कोई मेडिकल के क्षेत्र में या अन्य विधाओं के क्षेत्र में जाने की बात करते थे, पर मेरे अंदर हर बार यही बात आती थी कि मैं अखंड भारत और देश की सेवा करूं। तो इन्हीं भावनाओं को लेकर आज मैं निरंतर लगा हूं और अपने जीवन का उद्देश्य ही बना लिया हूं कि जब तक इस संसार में रहूंगा तो देश की सेवा करता हूं। बहुत बढ़िया सर, आपने जो अपने जीवन का ये लक्ष्य चुना है, आशा है कि वो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा और समाज को एक नई दिशा देगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक वातावरण की। तो घर में कितने लोग हैं आपके कुल? सर, मेरे घर में माता जी, पिताजी और एक मेरी छोटी बहन है और हम दो भाई हैं और हमारे बड़े भाई साहब की हमारी प्रणय संस्कार हो चुका है। दो छोटे छोटे हमारे घर में बालक हैं, भतीजे हैं और मेरे बड़े भाई साहब के हैं, एक छोटा नुचा जी। अच्छा, तो आपके पिताजी भी इसी फील्ड से जुड़े रहे शायद, मुझे जहाँ तक जानकारी है? पिताजी पहले सर्विस करते थे, फिर सर्विस के बाद पंडित विमला प्रसाद शास्त्री जो आज हमारे बीच में नहीं है और वो एक देश के प्रखर नेता थे, उनके बीच में उनके साथ रहकर अपने जीवन और अपने समय का उन्होंने सदुपयोग किया और उन्हीं के आचरण, उन्हीं के संस्कार के कारण मेरे अंदर भी ये भावना जागृत हुई कि मैं भी समाज के लिए कुछ काम करूं। मेरे घर का एक वातावरण था और मेरी दादी जी भी और मेरी माता जी भी मुझे सदैव कहती थी कि एक अच्छा इंसान बनना है। तो मेरे घर का जो माहौल था, जो वातावरण था, तो यही दिमाग में आता था कि नहीं, मुझे समाज सेवा करना है। जी। मेरी माता जी ने और मेरे पिताजी ने कभी मुझे ये बात नहीं कही कि बेटा आप जाके सर्विस करो, पर हम अपने इष्ट मित्रों के बीच में जो चर्चाएं होती थी तो यही चर्चाएं होती थी कि नौकरी करना, पर मेरे अंदर ऐसी भावनाएं नहीं बनती और न कभी मैंने ये सोचा कि मैं इस प्रकार का घर बनाऊंगा या इस प्रकार का व्यवस्था बनाऊंगा या कि मेरे पास इस प्रकार की उपार्जन होनी चाहिए। आज वर्तमान में मैं गाड़ी भी नहीं चलाता, मेरे पास कोई वाहन नहीं है व्यक्तिगत और मैं वाहन नहीं चलाता, इसके बावजूद भी मेरा काम चल रहा है और मुझे लोग लेने आते हैं, पहुंचाते हैं, नहीं भी आते तो मैं पैदल भी चल देता हूँ। नहीं, मैंने देखा है कि आपके पिताजी भी अक्सर पैदल ही चला करते थे और मैंने उनको कभी एक आध बार तो मैंने स्कूटर में लिफ्ट भी पहले मैं जाता। रीवा के अधिकतर आप सब जानते भी हैं, से परिचित है मेरे स्वभाव से भी और आचरण से भी। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं जनता के सेवक हूँ, तो मेरे जनता के सेवक के प्रति जो मेरा कर्तव्य है वो मेरे आचरण में दिखना चाहिए। बिल्कुल, जैसा हम दूसरों को बताते हैं कि ऐसा करो, वैसा भी अपने जीवन में उतारना चाहिए और ये हम पूरी तन्मयता के साथ कर भी रहे हैं। और अपने व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए जो है, जैसा हमें एलएलबी करनी है, एलएलबी से जो रेम्युनरेशन अदालत के वकालत के माध्यम से हमें जो पारितोषिक प्राप्त होता है, जो नियमानुसार है, वही मैं प्राप्त करते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे ये ठीक आपने बताया, पारितोषिक से याद है कि समाज सेवा कर रहे हैं, बड़ा कठिन काम है आज के समय में। लोग अपने लिए मर रहे हैं कि हम अपना काम करें और सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, दूसरे की उन्हें परवाह नहीं है, लेकिन आप जब ये करते हैं तो फिर आपका घर कैसे चलता है? देखिए, जो हमारे सामान्य पद्धति से जीवन, हमारे देश में 125 करोड़ की जनता है, उस जनता में ऐसे 85% लोग हैं, 85% ऐसे लोग हैं जो सामान्य जीवन या मध्यम वर्गीय जीवन जी रहे हैं।
तो हमें उनको देख के ऐसा काम करना चाहिए। तो हमारा भी एक परिवार सामान्य परिवार से है, हम कृषि प्रधान देश के वासी हैं और हमारे यहाँ कृषि होती है। छोटा सा गांव अपना विश्वविद्यालय के पास बड़ा कोठार में, वहाँ का निवासी हूँ और वहाँ हमारे यहाँ भी किसानी होती है। तो उससे हमारे संयुक्त परिवार के हम लोग हैं, सभी लोग मिलकर किसानी कार्य भी करते हैं। तो हमारा परिवार अच्छे चल रहा है और उसमें परिवार में हमारे सबके अंदर मनसा करुणा वाचा से भावनाएं हैं कि हम लोग ये उत्सुकता नहीं कि हमारा पति हो जाए, हम लोग के अंदर उत्सुकता है कि हम अच्छा इंसान बन जाए। तो ये भावनाएं हमारे तीनों भाइयों में है, हमारी बहन में है, हमारे परिवार में है। तो कभी परिवार का ये दबाव नहीं रहा। जैसे हमारी माता जी ने हमें कभी नहीं कहा, हम कभी ऐसा भी होता है 11 बजे रात 12 बजे रात भी घर जाना पड़ता है, तो कभी ऐसी शंका नहीं आई, कभी मेरे घर में ऐसा आचरण नहीं था। तो मुझे घर का सपोर्ट मिलता है और पारिवारिक आज भी ऐसी स्थिति है कि मुझे लोग कहते हैं हाँ सेवा करते रहिए, अच्छा काम करिएगा। यही तो है कि अगर परिवार में हमारे संस्कार अच्छे हैं और हमारा परिवार अच्छा है तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी अच्छी होगी और उसके आप जीते जाते उदाहरण हैं। तो ये मेरा मानना है सर कि आप सब लोगों के स्नेह और पूरे रीवा जिले के और संभाग के लोगों के स्नेह मुझे सदैव मिल रहा है। और मेरी इच्छा ये भी है कि माला का मतलब, जैसे मेरा नाम ब्रजेंद्र कुमार मिश्रा और बीके माला है तो मैं बीके माला ही लिखता हूँ, पर मेरी ये सदैव इच्छा कि माला एक कई कड़ियों से बना हुआ एक सोच है, एक संगठन है। तो जब कड़ी कड़ी से बनती है तो माला बनती है। मैं वो माला बनना चाहता हूँ। मैं संसार से जब मेरी विदाई हो, जब मैं संसार से जाऊं तो एक माला ही बन के जाऊं और मेरे पास मेरे अचल संपत्ति के नाम पर एक ही संपत्ति होनी चाहिए, वो माला। और माला रूपी एक ऐसी सोच होनी चाहिए जो समाज को एक देदीप्य मार्ग के रूप में एक संदेश दे। अनंत काल तक यह संदेश सकारात्मक सोच का समाज के लिए समर्पित होकर काम करना, ये हमारे अंदर हमारे मन में भावनाएं जागृत होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने इतने सारे केस लड़े हैं, सबसे पहला अपने जीवन का आपका जो विषय या केस रहा वो कौन सा रहा? देखिए, अब देश में मैंने तो बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं, बहुत सारे PIL हाथी हैं और यहाँ तक ये भी है कि कई हजार ज्ञापन मेरे हो चुके हैं। और मैंने मध्य प्रदेश और रीवा जिले ही अपित नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या अन्य प्रदेशों के लिए भी पत्राचार ज्ञापन ये पूरे देश के लिए भी किया है। एक PIL मुझे अच्छी तरह से याद है जो अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय में बेजा कब्जा व अतिक्रमण के लिए मैंने दायर की थी। उसमें कई लड़ाई मैंने लड़ी और कई भूमाफियों से लगातार मैंने संघर्ष किया और यहाँ तक एक जीत हासिल हुई और बेजा कब्जा भी हटाया गया। वो उसमें शासन से कमेटियां बनी, उस कमेटी में मैं भी आया और निगरानी और राजस्व कमेटी के माध्यम से मैंने उन भूमाफियों को और बेजा कब्जा करने वालों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी। और इसी प्रकार एक मैंने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया। उस कार्य में ये था कि मैंने जनहित याचिका दायर की और यहाँ रीवा संभाग नकल के लिए बदनाम हुआ, जिसमें कई कॉलेज शिक्षा माफिया के नाम से कार्य करते थे, तो उनका सिंटक तोड़ा गया। 2001 तक तो बहुत हावी था वो माफिया। तो शिक्षा माफिया और ये अन्य प्रदेश के लोग यहाँ प्रवेश लेते थे और इस उद्देश्य से प्रवेश लेते थे कि रीवा संभाग में नकल होगी और रीवा संभाग से नकल लेकर डिग्री लेके चले जाएंगे और बढ़िया नौकरी करेंगे। हाँ, नौकरी करेंगे, नौकरी करते थे। कभी शिक्षाकर्मी का जब प्रतिशत का विषय आता था तो वही नौकरी करके चले जाते थे और प्रतिभावान वंचित हो जाते थे। तो मैंने ये उद्देश्य किया कि नहीं अब PIL दायर करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय में हमने इस आशय की PIL दायर की और उसमें एक बड़ी जीत हुई। और जीत होने के बाद रीवा का और रीवा संभाग के जनमानस ने उसका समर्थन किया, सहयोग किया। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के बाद उसमें एक नजीर भी साबित हुई कि आज पूरे देश के बच्चे उसके उदाहरण दिए जा रहे हैं, किताबों में छपी है ये उदाहरण दिए जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय का निर्णय हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें 28 बिंदुओं का बड़ा स्पष्ट आदेश जारी किया था। अच्छा, ये जो सूचना का अधिकार है पर आप काम करते हैं, तो एक आम आदमी कैसे इसमें अपना सहयोग कर सकता है? यानी मान लीजिए जैसे हमको कुछ करना है तो इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है, कैसे हम उसको करें? देखिए, आपने बड़ी बात कही है। सूचना के अधिकार में देश में आज़ादी के बाद दूसरा विषय है जिसमें जनता को सीधे तौर से आजादी के बाद दूसरा विषय है कि जनता को सीधे उसको एक क्रांतिकारी ब्रह्मास्त्र मिला है, अस्त्र मिला है और उसके माध्यम से वो अपनी बात रख सकता है, अपनी बात कह सकता है और अपने अधिकार को जान सकता है। बोले उसको अधिकार मिला है जनता को। तो देखिए, सूचना के अधिकार में 2005 में ये नियम लागू हुआ। 2005 में लागू होने के बाद
इसमें ये प्रक्रिया है कि यदि आप आवेदन किसी अपनी जानकारी मांगना चाहते हैं तो एक फॉर्मेट है, नहीं भी है तो एक सादे कागज में आप लोक सूचना अधिकारी संबंधित कार्यालय का नाम और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन लिख के और आप चाहिए जानकारी, और यदि आप गरीबी रेखा की श्रेणी में आते हैं तो एक प्रमाण पत्र या राशन कार्ड की जो प्रति है उसको लगा दीजिए। और यदि आपके पास नहीं है तो आप 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर या 10 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प आता है, ये कलेक्ट्रेट और कमिश्नर कचहरी में आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसको लेकर आप एक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं किसी कार्यालय में। यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति है या कोई मूक बधिर व्यक्ति है या किसी परिस्थितियों में, तो आप इशारा के माध्यम से, लिपिबद्ध के माध्यम से, वहाँ संबंधित लिपिक बैठे होते हैं, संबंधित लोक सूचना या सहायक लोक सूचना अधिकारी होते हैं, तो उनके माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा, जैसे कई लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, तो उनकी आप किस तरह से मदद करते हैं? देखिए, ऐसे लोग जो हैं तो उसके लिए हमने एक अभियान बनाया है। बीच बीच में हम फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते हैं और निःशुल्क उनको जानकारी देते हैं। हम तो अपने चैम्बर में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस विगत कई वर्षों से कर रहे हैं। साथ में हमने अभियान चलाया कि सूचना के अधिकार का 1 रुपए भी मैं नहीं लेता, और मैं कोई व्यक्ति आता है तो उसको निःशुल्क सेवा करते हैं। और उसमें हमने सूचना के अधिकार में जिससे फॉर्म भरा जाता है, हमारे पास फॉर्म होता है तो मैंने कह देता हूँ कि उस पर फोटो कॉपी करा लीजिए या एक स्टाम्प ला लीजिए, मैं आपको विधिक प्रक्रिया बताऊंगा और उनको एक आइडिया बता देता हूँ। लोग, बहुत सारे लोग अपील करवाने आते हैं तो आधा समय मेरा पूरा इसमें जाता है कि मैं उनकी हेल्प करता हूँ अपील करने में, द्वितीय अपील करने में। ऐसे माननीय राज्य सूचना आयोग, मध्य प्रदेश के सूचना आयोग नहीं बल्कि देश के सूचना आयोग, अन्य प्रदेशों में सूचना आयोग में मैंने अपील की है और लोगों की मदद कर रहा हूँ। अपने रीवा जिले या मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मेरे पास उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या अन्य प्रदेशों की भी अपीलें आती हैं। तो मैं रात को 1 बजे 12 बजे भी फोन चालू रखता हूँ और कहीं भी किसी समय में फोन लगा के अपील में बता देता हूँ। बहुत बढ़िया है। मतलब दर्शकों, आपने देखा कि कैसे हमारे मिश्रा जी लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं और आज भी लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हैं। वाकई ये बहुत गर्व का विषय है। अच्छा, ये इतना काम आप करते हैं तो कई बार जो विपक्ष है, जो कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो नाराज भी हो जाते हैं और आपके ऊपर कुछ ऐसी घटना, ऐसा कुछ सामना करना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि जब आदमी जनहित के मुद्दों पर चलता है, सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए काम करता है तो बहुत सारी अड़चने आती हैं। पर जो मेरा काम है तो मैं बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए सामाजिक विषय का काम करता हूँ। और देश में हर व्यक्ति को सामाजिक काम, हर देश का हर व्यक्ति सामाजिक काम कर रहा है, फील्ड विषय अलग अलग है। पर मेरा ये मानना है कि मैं सार्वजनिक और सामाजिक काम करते समय भी अड़चने आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो बाधाओं को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। और मैं किसी को व्यक्तिगत अहित तो कर नहीं रहूं, व्यक्तिगत किसी को क्षति पहुंचा नहीं रहूं। समाज में जो ऐसी कुरीतियां हैं, यदि व्यवस्थाएं हैं, तो कुछ ऐसे व्यक्ति भी है मानसिकता के कारण है, तो देखिए परिस्थितियां तो उनको झेल रहे हैं। इसलिए कि देश में जब 1947 जब देश हमारा आजाद नहीं था तो हमारे कितने वीर सपूत ने अपने देश की आजादी के लिए क्या क्या कुर्बानी नहीं दी। हम लोग तो कुछ भी नहीं दे रहे। हम तो मानते हैं कि यदि मुझे देश की सेवा करते करते मेरा जीवन यदि किसी व्यक्ति चाहता है कि वो मुझे क्षत पहुंचाना चाहता है तो मुझे रंचमा तो क्लेश नहीं है। और आपकी मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जीवन, यदि किसी व्यक्ति को ये पता है कि मुझे कष्ट देके उससे कोई लाभ मिलता हो तो कष्ट दे सकता है, पर मैं अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ सकता। चलिए ठीक है, आप दुर्घटना नहीं बताना चाहते, लेकिन कोई ऐसा वाकया जब आपको बड़ी खुशी मिली हो? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि वो जिनके आचरण विपरीत दिशाओं के होते हैं, उनकी अच्छी सोच नहीं होती, तो अमानवीय व्यवहारिक जीवन में होते हैं। पर मैं उन बातों को जिस प्रकार एक प्लांट में खरपतवार होते हैं उनको इग्नोर करके बिल्कुल करना चाहिए और उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। व्यक्ति के अंदर जो बुराइयां हैं उनको निकाल दे और अच्छे काम में लगे, तो मुझसे भी प्रभावित होगी बहुत सारे लोग। पर एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि रीवा संभाग में कई जनहित याचिकाएं मैंने दायर की। आरटीआई के क्षेत्र में भी मैंने बड़ा काम किया है और कई हजार आरटीआई हो चुकी है, अन्य प्रदेशों में गई। पर मेरे साथ लोग कोऑपरेट करते हैं। हर कार्यालय में ऐसा नहीं है कि मुझे अपील भी करना पड़े और सहयोग भी कर रहे हैं। और दूसरी बात, मुझे मार्गदर्शन भी करते हैं। ऐसी कमियां जैसे जब व्यवस्थाएं आई तो वो सहयोग भी करते हैं। सबसे सुखद, आपका अभी तक इतनी याचिकाएं अपने दायर की हैं, तो सबसे सुखद पल कौन सा, किस मामले में आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में
जो मैंने PIL दायर की, जिसमें एक नकल को लेकर हमारे रीवा का एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनने के लिए हमने प्रयास किया, वो बना, वो मेरे लिए एक अभूतपूर्व और बड़ा सुखद क्षण है। पर मैं अपने आप को सुखद और अभूतपूर्व क्षण वो मानता हूँ कि जब हमारे रीवा में एक स्वस्थ वातावरण शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, और हमारे युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, ये हमारे लिए बड़ा अद्वितीय होगा। और इसके लिए मैं सतत प्रयास करता हूँ। अभी आपने कुछ मेडिकल के क्षेत्र में कुछ पहल की है जी कि जो कोविड के कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ ऐसा आपने? अभी माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मैंने एक पत्र ज्ञापन के माध्यम से दिया है और उसमें अनुरोध किया है कि जो संक्रमित है और उनके उपचार करते समय भी संक्रमित हो जाते हैं, जैसे डॉक्टर है, नर्स है या अन्य अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगी है उनके कार्य के लिए, उनकी निगरानी के लिए, तो वो भी संक्रमित होते होते उन उपचार करते करते उन्हीं की असामयिक या अन्य कारणों से मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसलिए कि ये भी मानवता की सेवा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश या अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का ध्यान आकृष्ट कराया है। इस संदर्भ में कई प्रदेश के मुख्यमंत्री विचार करने भी जा रहे हैं। हो सकता है कि इस विषय में एक बड़ी कार्रवाई हो, तो निश्चित तौर से ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है सर कि अपने देश के लिए कुछ काम करें। बहुत बहुत मतलब अगर ये हो जाता है तो अभी से अग्रिम शुभकामनाएं, और होना भी चाहिए। अब मैं चाहूंगा कि जैसे हमारे जो दर्शक हैं और कई बार उनको ये लगता है कि हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप के पास आप जाके मदद ले सकते हैं। मैं अपने दर्शकों से ये बताना चाहूँगा कि आप इनसे मदद तो ले ही सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को ये बताएं कि किस तरह से वो खुद इस क्षेत्र में सूचना के अधिकार PIL के माध्यम से अपना काम कर सकते हैं। देखिए, हम आपसे, आपके चैनल के माध्यम से आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि सूचना के अधिकार एक बड़ी सरल व्यवस्था है। उसके लिए आप किसी कार्यालय में जाके अपना आवेदन लगा सकते हैं। उसके लिए कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, कोई शुल्क की जरूरत नहीं है। जो निर्धारित शुल्क 10 रुपए है उसको आप लगा सकते हैं, या BPL की सूची में यदि नाम आपका दर्ज है तो आप राशन कार्ड लगा सकते हैं और किसी कार्यालय में आप जाके अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये किसी की आवश्यकता आपको नहीं है। नहीं, देखिए अब ये जैसे अभी आपने पहले भी बताया था, ये कहने को बड़ा सरल लगता है, लेकिन जब आदमी वहां जाता है कार्यालय में तो वहां अधिकारी सपोर्ट नहीं करते हैं, सुनते नहीं है, लोगों को बैठने नहीं देते हैं। उस स्थिति में आदमी क्या कर सकता है? देखिए, उस स्थिति में जो वो आवेदन नहीं ले रहे हैं, आप वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके एक रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप पत्र व्यवहार भी कर सकते हैं। यदि कोई जानकारी आपको नहीं देता है तो उसकी एक अपील के प्रावधान है कि उसी कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जैसे कनिष्ठ अधिकारी किसी बात का पालन नहीं कर रहे तो आप उससे सक्षम और वरिष्ठ अधिकारियों को अपील कर सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए जनपद का अधिकारी है और वो आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आप माननीय कलेक्टर महोदय या जिले के अधिकारी को सूचित करते हैं। उसी प्रकार सूचना के अधिकार में अपील फोरम है, तो आप वरिष्ठ अधिकारी, जो अपील अधिकारी होता है, उसके सामने आप उसी दिनांक को, उसी समय में जाइए कि मेरा आवेदन नहीं लिया जा रहा। नहीं तो मान लीजिए कि मैं गया जी, सामने वरिष्ठ अधिकारी बैठे, उन्होंने कहा कि तुमने वहाँ क्यों नहीं दायर किया, तो आप क्या मौखिक रूप से वो मान जाए? बड़े आराम से मौखिक रूप से मानेंगे और आप उस जो आवेदन आप लिए हैं तो उस आवेदन को आप उनके सामने रखेंगे, तो आप उसको विधिवत मार करेंगे और मार के नहीं करते हैं तो आप साधारण डाक से भी पत्र प्रेषित कर सकते हैं और उस डाक की दिनांक आप नोट कर लीजिए। यदि आप सब कुछ सक्षम है तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सरल व्यवस्था है। और यदि कोई जानकारी आपको नहीं देता है तो आज की सोशल मीडिया के दौर में फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो डायरेक्ट SC को डायरेक्ट आप सीधे सरकार टैग कर दीजिए और माननीय राज्य सूचना आयोग को टैग कर दीजिए। धारा 18 में शिकायत करने का भी प्रावधान वर्णित हो गया है। हेल्पलाइन भी चालू हो रही है या हो गई है अन्य प्रदेशों में, अपने जिलों में भी। तो इसके लिए बहुत सारे संसाधन और तरीके अपनाए जा रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है और उसके माध्यम से आप अपनी जानकारी मांग सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति आपको जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकता। जिस जानकारी को संसद में भेजा जा सकता है, विधानसभा को जानकारी दी जा सकती है, वो जानकारी आम जनता को दी जा सकती है। और ये नहीं कहा जा सकता कि हम आपको जानकारी नहीं देंगे, वो आपका व्यक्तिगत राइट है। और इधर इस बीच कुछ बदलाव भी किए गए हैं सूचना के अधिकार में।
जिसकी काफी आलोचना भी हो रही है। देखिए, समय समय पर सूचना के अधिकार में जो उच्च स्तर के लोग बैठे हैं या प्रदेश के सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, वो समय समय पर कुछ नोटिफिकेशन और परिवर्तन कर रहे हैं। हमारा तो ये मानना है कि जनता की सेवा के लिए भी हम हैं, तो जनता की सेवा के लिए जितना कानून सुदृढ़ किया जाए उतना बेहतर अच्छा होगा। हमारे देश का जो कानून है वो लचीला कानून, हमारे देश के कानून के प्रति जनता की सेवा के लिए कानून बनाया गया, तो कानून के प्रति हम वफादार हैं। तो कानून इसलिए है कि जनता को किसी प्रकार की दिक्कतें या कोई समस्याओं का सामना न करना पड़े, तो ऐसे कानूनों पर बल दिया जाना चाहिए, उसमें संशोधन करके लचीला नहीं बनाना चाहिए और न कि निष्क्रिय बनाना चाहिए। तो अभी क्या लग रहा है आपको कि लचीला बना दिया गया? और मेरा ये मानना है कि सूचना अधिकार में जो संशोधन हो रहे हैं वो अपने बचाव के लिए भी हो रहे हैं। प्रदेश की सरकारें उसमें समय समय पर संशोधन करने के लिए विचार कर रही है, तो सरकार भी कर रही है, सरकारें कर रही हैं। हम किसी सरकार का नाम नहीं ले रहे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जनता के हितों के लिए हम सबको या सरकारों को, इसलिए कि जनता की ही सरकार होती है और जनता के लिए होती है, तो जनता के लिए और जनता के हितों में काम करने वाली सरकार को जनता चुनती है। तो जनता जब चुनती है तो जनता के लिए आपको काम करना चाहिए। कल आप सरकार में होंगे, हम सरकार में होंगे, तो हम जनता के लिए हैं। कोई अपनी सरकार, संगठन एक अलग विषय है, सरकार एक अलग विषय है, तो पार्टी अलग होती है, सरकार अलग होती है, तो जनता की सरकार होती है। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं हमारे बीच? देखिए, मेरी उम्र 36 हुई है और जब से मैं जानने और समझने लायक हुआ, 2005 से तो सूचना के अधिकार में भी एक्टिव हूँ। मैंने 2005 में एक आवेदन 2005 में ही लगा दिया था और आज मतलब पहला आवेदन माना जाए। हाँ, पहला आवेदन माना जाए और मेरे अंदर उत्सुकता सदैव रही कि मैं देश समाज सेवा करूँ। आज आर्थिक दौर में भी मैं बिना वाहन के, आज मेरे पास खाता भी नहीं है। यूनियन बैंक में खाता खुला था जिसमें कुछ जो हमारे उच्च न्यायालय से रिजर्वेशन मिलता है 14,000 रुपए को जो राशि आती है वो वापस आ जाती है वकालत के लिए, वही राशि खाते में पड़ी है और वो खाता भी बंद है, आधार कार्ड हमारा नहीं है। तो इस आज के दौर में भी मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक उदाहरण बनना चाहता हूँ। जो मेरे अंदर जिज्ञासा है, लोग मुझे देखिए कहें कि ये जैसा व्यक्ति, माला जैसे व्यक्ति इस फील्ड में इतना काम कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया में एक्टिव है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में लगातार उनके विचार, सुझाव और उनके ज्ञापन आ रहे हैं और निश्चित तौर से हमारे रीवा ही नहीं, समूचे मध्य प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया मुझे सहयोग कर रहे हैं और मैं हृदय से उनको बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ कि मुझ जैसे व्यक्ति को इतना कॉपरेट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से समाज को वो भी एक उदाहरण के रूप में काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, और जो अच्छा काम करेगा उसके लिए तो मीडिया हमेशा जी, तो ये मेरा मानना है कि मैं देश के लिए ही काम करूंगा और जब तक रहूंगा, जब तक हूँ, तो मेरा एक परिवार है, वो अखंड भारत का मैं परिवार का एक सदस्य हूँ और परिवार सदस्य होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि वर्तमान में मेरा निवास रीवा संसदीय क्षेत्र में है, तो मैं अपने रीवा संसदीय क्षेत्र के प्रति पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ काम करूंगा और जो भी मुझे दायित्व सौंपा जाएगा, जो भी दायित्व आज तक सौंपा गया है, तो मैं अपने से दायित्व भी स्वीकार करता हूं और काम करता हूं। ये भी मेरा दायित्व है कि मैं एमपी नहीं हूं, एमएलए नहीं हूं या किसी पदाधिकारी नहीं हूं, पर मैं एक अच्छा इंसान तो हूं, एक अच्छा दायित्व मुझे जनता ने दिया है, तो क्या मेरा कर्तव्य है कि जब मैं एमपी बन जाऊंगा तभी सेवा करूंगा? तो सेवा की कोई सीमा नहीं होती, सेवा की कोई सीमा नहीं, तो मैं सेवा कर रहा हूँ और आप सबका मार्गदर्शन निरंतर हमको प्राप्त हो रहा है, रीवा की जनता का प्राप्त हो रहा है और सदैव मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं हूँ इस देश के लिए काम करूँ और आपका मार्गदर्शन, आशीर्वाद मुझे मिलता रहे और मेरे अंदर ये परिकल्पना जागृत है, परिकल्पना है कि मैं देश के लिए काम करूँ। ये तो हो गया आपका सामाजिक जीवन हो गया। व्यक्तिगत जीवन में आपकी दैनिक दिनचर्या क्या है, मतलब किस तरह से आप सुबह से उठते हैं और क्या क्या? देखिए, मैं लगभग 5:30 बजे के आसपास उठाता हूँ, हो सकता है उसमें 19-20 हो जाता है, समय उसमें मौसम के अनुसार। उठने के बाद अपने ये छोटा सा गांव बड़ा है विश्वविद्यालय के पास और पुश्तैनी चल संपत्तियां हैं, उसी में हमारी खेती बाड़ी भी होती है, सब्जी भाजी भी आप? तो मैं सुबह उठ के गुलाबों की ऊंची
चीजें हैं उसकी गुड़ाई भी करता हूँ, पालक वगैरह जो भी चीजें हमारे घर में है मैं भी उस काम में रुचि रखता हूँ। हमारे घर में गाय है, गाय की भी सेवा करता हूँ, तो मुझे ये अच्छा लगता है। और एग्रीकल्चर के रूप में खेतों में जाता हूँ और जो हमारे खेत वगैरह हमारे किसान सहयोगी सब लिए हैं उसमें उनको भी कोऑपरेट करता हूँ, उनसे भी राय लेता हूँ। बीही अमरूद के बहुत सारे पौधे हमारे यहाँ हैं, तो उन पौधों और उनके बीच में अपना समय, और बागवानी मेरी बड़ी रुचि है। और हमारे यहाँ नक्षत्र वगैरह वाटिका के पौधे हम लगा रहे हैं, चंदन के पेड़ हमारे यहाँ हैं। तो इसी प्रकार हम अपने फिर इसके बाद 9 बजे स्नान पूजा ध्यान करने के बाद और मैं अपने कर्मस्थली अदालत न्यायालय चलाता हूँ, और न्यायालय में निरंतर 7-11 बजे पहुँचने के बाद मैं अपने दैनंदिन जीवन में अपनी अदालती कार्यवाही लोगों की हेल्प करने के लिए बैठा हूँ। मैं शनिवार को भी आपके यहाँ आने के पहले मैं चेंबर में बैठा था। मेरा चेंबर 32 नंबर है उपभोक्ता फोरम के सामने, वहाँ मैं बैठता हूँ और मेरे इष्ट मित्र भी आते रहते हैं। उनका भी काम निःशुल्क, युवाओं का विशेष तौर से, किसानों का, बेरोजगारों का मैं काम कर रहा हूँ। और मैंने कई अभियान छेड़े हैं बेरोजगारों को रोजगार के लिए। जी हाँ, उन अभियानों के बारे में हमारे दर्शकों से आप और मैं युवाओं को विशेष तौर से एक अभियान कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक गौशाला के लिए हमने योजना बनाई है। युवाओं को 10-10 रुपए जोड़ने का संकल्प लिया है, और हर व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि 10-10 रुपए जोड़ के आप ये काम करिए कि गौशाला बनानी है, जिसमें अधिकतम 5 लाख गाय होंगी। और अंतर्राष्ट्रीय ये गौशाला हमारे देश में, हमारे रीवा जिले में बननी चाहिए। और ये जैसे गायों के लिए हम गाय को अपनी माता मानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृत है, तो ये गाय गौशाला के लिए जनकहाई में गौ अपहरण केंद्र की स्थापना होनी चाहिए। आपके माध्यम से हम कहना भी चाह रहे हैं। और गायों की सेवा के लिए हम गौशाला चला रहे हैं, जिसमें युवाओं को नशा मुक्त के लिए जोड़ रहे हैं कि आप एक चाय कम पीजिए, एक गुटखा यदि खाते हैं तो गुटखा छोड़ दीजिए तो बेहतर अच्छा होगा। अन्य नशे हैं जो मादक पदार्थ है छोड़ दीजिए तो बेहतर अच्छा होगा। और यदि आप उसमें कुछ कमी करना धीरे धीरे करिए तो 10 रुपए जमा करिए, और वो माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे कि एक कोष बनाया जाए और उस कोष में ऐसे लोग जमा करें, इसके लिए देश और अखंड भारत के लिए काम करें। तो ये भी हमारी योजना है। युवाओं को समय समय पर काउंसलिंग भी करते हैं, उनसे बात करते हैं कि आप इस अपराधों से दूर रहिए। आज हमारे रीवा ही नहीं समूचे मध्य प्रदेश में कोरेक्स जैसी मादक पदार्थ की बहुत आयत है। जी, नशे के कारण तो बहुत अपराध हुए हैं, और खासकर जो युवा वर्ग है। और ये अभी आप देखिए कि इसमें आप देखिए कि जो 11वीं-12वीं के लड़के हैं, किशोरावस्था में है, वो विभिन्न माध्यमों से, और जैसे सोशल मीडिया हमारे लिए जितना लाभकारी है उतना नुकसानप्रद है, तो वो देखते हैं उससे और उससे प्रभावित होते हैं। और ये इंसान की प्रवृत्ति रही है कि इंसान अच्छी चीजें कम ऑब्जर्व करता है और बुरी चीजें बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है। तो उन युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश की यदि रीढ़ है और भविष्य है तो युवा है, और हम युवा साथियों से आपके माध्यम से अपील भी करते हैं, अनुरोध की भी करते हैं, और उनसे आशान्वित हैं कि यदि देश अखंड भारत को बनाना है या देश को सशक्त बनाना है, देश को सुदृढ़ बनाना है, तो आगे आप स्वयं सशक्त हो, आप सुदृढ़ हो, आप शिक्षित हो, स्वस्थ विचारधारा आपके मन में हो, तभी हमारा देश अखंड भारत बनेगा। कोई देश में रहने वाला व्यक्ति यदि स्वस्थ होता है, स्वस्थ मानसिकता से काम करता है, स्वस्थ आचरण करता है, और उसके अंदर मनसा क्रमा वाचा में देश के लिए काम करता है, जैसे भ्रष्टाचार न करे, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, तकनीकी के क्षेत्र में हो, तो निश्चित तौर से हमारे देश की सबसे बड़ी आज विकट समस्याएं हैं कि एक भ्रष्टाचार मूल का, जैसे घुन जब लग जाता है तो पूरे पूरे व्यवस्था को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ये भ्रष्टाचार हमारे देश को घुन के रूप में नष्ट कर रहा है। तो हमारे देश के लोग भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए स्वयं भ्रष्टाचार पहले मुक्त हो जाए। तो जब व्यक्ति भ्रष्टाचार मुक्त होगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, भ्रष्टाचार से दूर रहेगा, तो निश्चित तौर से देश आगे बढ़ेगा। तो जो देश का पैसा है वो विदेशों या अन्य देशों में नहीं जाएगा, अपने देश में लगेगा। और युवाओं को उनके माता पिता उन सब की लायबिलिटी है कि अपने बच्चों को ये देखें कि आप सोशल मीडिया में और अन्य माध्यमों में हमारा लड़का क्या कर रहा है। आप यदि बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं, इतना महंगा गिफ्ट दे रहे हैं, तो उसको आप निगरानी करें कि हमारा बच्चा उसका सदुपयोग कर रहा कि नहीं कर रहा, नकारात्मक दिशा में तो नहीं जा रहा। आज जो कोरेक्स की चीजें आप कह रहे हैं, हम आपसे शेयर कर रहे हैं, और तमाम इस विकट समस्याएं हैं, तो उसकी एक जवाबदेही माता पिता भी है, उनके परिवार के लोग हैं। आपका बच्चा 2 बजे रात आ रहा है या कि अन्य नशे से प्रथम बार वो नशा करके आ रहा है, तो आपका कर्तव्य है कि मामलों को आप न छिपाएं,
आप इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दो। यदि आपके बच्चे के पास कोई औजार, कोई ऐसे मादक पदार्थ की सामग्री आप देखते हैं, आपके निगरानी में है, तो तत्काल आप पुलिस को सूचना दें, उसकी जमानत न कराएं। हाँ, उसमें मतलब ये ना सोचे कि मेरा बेटा है, मेरी बदनामी है। कोई भी व्यक्ति ऐसा है तो कोई भी अपराध पर संलिप्त है या उन भ्रष्टाचार पर संलिप्त है या भ्रष्टाचार करने जा रहा है या नियम विरुद्ध काम करने जा रहा है या आपको शंका है, तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दो, ताकि समाज में ये जागरूकता आए। और एक कदम यदि आप बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से आज जो छोटी बीमारी है, जैसे छोटी सी बीमारी बड़ी रूप ले लेती है, कैंसर का रूप ले लेती है, तो कल आपका लड़का आपके हाथ से निकल जाएगा। तो मेरा अनुरोध है तमाम माता पिताओं से, तो हमारे भी माता पिता हैं और आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि नशा को यदि दूर करना है तो ये पुलिस नशे को दूर नहीं कर सकती, मीडिया नशे को दूर नहीं कर सकती, या नशा काउंसलर जो केंद्र वो दूर नहीं कर सकते। वो माता पिता जो आपके प्रथम गुरु हैं, वो शिक्षण क्षेत्र में जो आपको शैक्षणिक वातावरण बना रहे हैं, उन आपके माध्यम से उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपने स्कूल कॉलेज में ऐसा वातावरण बनाएं, ऐसा शिक्षा दें, ऐसी आध्यात्मिक शिक्षा दें कि उनके मन में ऐसे कौतूहल हो, ऐसी जन जागरण हो, ऐसा देदीप्यमान जागृत हो कि वो गलत नीतियों से, गलत आचरण से बचें, ताकि हमारे देश में, हमारे जिले में जो वैमनस्यता है, जो कटुता है, जो आलोचनाएं हैं, वो दूर हो, इससे हम लोग दूर हटें। तो इस प्रकार के आचरण हमारे बच्चे, हमारे युवा साथी और जो आज हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसक कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो उन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए हमारे युवा साथी एक जन जागरूकता अभियान चलाते हैं। हर घर में हर एक ऐसा माहौल बनाए कि ऐसे लोग युवा यदि कर रहे हैं तो गलत दिशा में जा रहे हैं, उनको अंकुश लगाएं, उनकी काउंसलिंग करें। ये हमारे अन्य युवाओं से, अन्य भाइयों से भी अपील, अनुरोध है। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और हमारे युवा दोस्त देख रहे हैं, उनके माता पिता देख रहे हैं, इस बात पर अमल करेंगे और पंचायत में आप आए और इतनी ढेर सारी बातें की, हमारे दर्शकों को अच्छी लगी होगी, हमें तो अच्छी लगी। और जो बातें कही आपने, तो मैं पंचायत के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि उन पर अमल करें, ताकि हमारा जो भविष्य है, हमारा देश है, वो अच्छी दिशा की ओर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बीके महाराज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद आपके पंचायत इस अभियान को हम हृदय से अपनी तरफ से आपको साधुवाद शुभकामनाएं देते हैं। ये अपने पंचायत, जहां तक सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपकी आवाज जा रही है, लोगों के अंदर जन जागरूकता फैल रही है, और ये पंचायत शब्द ही है तो जिस पंचायत का वातावरण गांधी जी का सपना था, वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करके उन्होंने कहा था कि पंचायतों को सुदृढ़ सशक्त बनाया जाना चाहिए। तो जिस देश की पंचायत सशक्त होगी, वो देश का पंच और देश का परमेश्वर अच्छा होगा। तो आपकी पंचायत की इस योजना व पहल से हम ही नहीं बल्कि समूचे देश में एक नवीन परिवर्तन होने जा रहा है। तो हम आपको और इस पंचायत कार्यक्रम करने के लिए हृदय से साधुवाद शुभकामनाएं देते हैं। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि आपके आयोजन में आज मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। साधु। तो हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है पंचायत, आप हमें जरूर बताएं। हमारे मोबाइल नंबर 9425487765 पर। अगले अंक में फिर किसी हस्ती से हम आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।